हेलो बच्चों, जैसा कि पिछले वीडियो में हमने गयासुद्दीन के बारे में बात की थी और गयासुद्दीन की थोड़ा सा हमने लिया था कि किस तरीके से वो तुगलक डायनेस्टी का उसने इनिशिएट किया था, शुरुआत की थी और उसका टाइम पीरियड रहा है 1320 से 25 ईस्वी तक। अब उसकी गयासुद्दीन तुगलक की गृह नीति की बात करते हैं। सुल्तान का पहला कार्य अमीरों और जनता को संतुष्ट करना था, चूँकि वह शुद्ध तुर्की नस्ल का सरदार था। अतः बचे हुए अमीरों और अधिकारियों का विश्वास एवं सहयोग प्राप्त करने में उसे विशेष कठिनाई नहीं हुई। एक कुशल राजनीतिज्ञ का परिचय देते हुए उसने खुसरो के समर्थक अमीरों के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की और उन्हें उनके पदों पर रहने दिया, परंतु सल्तनत में व्याप्त अव्यवस्था का उसने कठोरता के साथ दमन किया। सार्वजनिक शासन की सुविधा के लिए इस्लामी सिद्धांतों के आधार पर राज्य के नियमों का एक संग्रह तैयार करवाया गया और उसे शासन का आधार बना दिया गया। वह योग्य व्यक्तियों की नियुक्ति तथा उनकी पदोन्नति में विश्वास रखता था। भ्रष्टाचार को रोकने के लिए राज्य के अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतन बढ़ा दिए गए ताकि वे ईमानदारी एवं लगन के साथ काम कर सके। सुल्तान का एक मुख्य काम रिक्त राजकोष को भरना था। उसने उन लोगों की एक सूची तैयार करवाई जिन्होंने खुसरो के शासनकाल में अवैध रूप से धन अथवा जागीरें प्राप्त की थी अथवा जिनका समर्थन पाने के लिए खुसरो ने भेंट उपहार दिए थे। सुल्तान ने उन लोगों को समझा बुझाकर, डरा धमकाकर और कुछ को सजा देकर 1 वर्ष की अवधि में ही काफ़ी धन वसूल कर लिया। केवल शेख निजामुद्दीन औलिया से वह कुछ भी प्राप्त न कर सका, क्योंकि औलिया ने वह धन निर्धनों में बांट दिया था। इससे शेख और सुल्तान के आपसी संबंध भी काफ़ी कटु हो गए। इसके बाद गयासुद्दीन ने कृषि की स्थिति को सुधारने की तरफ ध्यान दिया और इस संबंध में उसने किसानों के हितों की रक्षा करने की नीति का पालन करते हुए नए ढंग से लगान व्यवस्था की। लगान वसूल करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को कमीशन के स्थान पर कर मुक्त भूमि दी जाने लगी। कृषि को प्रोत्साहन देने की दृष्टि से दीवाने वजारत को आदेश दिया गया कि 1 वर्ष में किसी भी प्रांत के राजस्व में 1/10 और 1/11वें भाग से अधिक वृद्धि न की जाए। कर वृद्धि बहुत ही धीरे धीरे कई वर्षों में की जानी चाहिए। निर्धारित करों से अधिक धन वसूल करने को दंडनीय अपराध माना गया, परंतु सुल्तान ने इतनी छूट अवश्य दे दी कि यदि अमीर एवं मलिक 10 या 11 रुपयों के साथ आधा रुपया हक इख्तियारी के रूप में वसूल कर लेते हैं तो उनके साथ अधिक छेड़छाड़ न की जाए। अलाउद्दीन के समय की भूमि नापने की परिपाटी को त्याग दिया गया और उसके स्थान पर पुरानी बटाई और नस्क की एक प्रथा को पुनः प्रचलित किया गया। किसानों को उनकी आवश्यकता अनुसार राजकीय ऋण देने की व्यवस्था भी की गई। अकाल अथवा अन्य प्राकृतिक प्रकोपों से फसलों के नष्ट हो जाने पर भूमि कर माफ करने के आदेश जारी किए गए। सुल्तान का विश्वास था कि राज्य की आय को बढ़ाने के लिए करों की वृद्धि करने के स्थान पर कृषि क्षेत्र के विकास की तरफ ध्यान दिया जाना चाहिए तथा कृषि उत्पादन को बढ़ाया जाना चाहिए। इसके लिए सिंचाई की तरफ ध्यान दिया गया और नई नहरों का निर्माण किया गया, जिसके परिणाम स्वरूप कृषि क्षेत्र का विकास हो गया। राजस्व व्यवस्था को सुधारने के साथ ही गयासुद्दीन ने यातायात के साधनों को सुधारने की तरफ भी ध्यान दिया। पुराने मार्गों की मरम्मत करवाई गई तथा आवश्यकता अनुसार पुलों का निर्माण करवाया गया। कुछ नई सड़कों का निर्माण कार्य भी हाथ में लिया गया। डाक व्यवस्था में भी पर्याप्त सुधार किया गया। 2 या 3 मील की दूरी पर डाक चौकियां कायम की गई और वहां समाचार लाने ले जाने वाले हरकारों तथा घुड़सवारों को नियुक्त किया गया। समाचार 100 मील प्रतिदिन की रफ्तार से पहुंचाए जाते थे और दिल्ली से देवगिरी की डाक को सफ़र तय करने में केवल 4 दिन का समय लगता था। मुबारक शाह और खुसरो के शासनकाल में पुलिस तथा न्याय व्यवस्था भी अस्त व्यस्त हो गई थी। गयासुद्दीन ने पुराने नियमों तथा कुरान के सिद्धांतों के आधार पर एक न्याय विधान तैयार करवाया और समूची सल्तनत में इसी आधार पर न्याय प्रदान करने की आज्ञा जारी की गई। राजकीय ऋणों की वसूली के लिए दी जाने वाली शारीरिक यातनाओं को बंद करवा दिया गया, परंतु सरकारी धन का गबन करने वालों के लिए कठोर दंड व्यवस्था जारी रखी गई। पुलिस विभाग को भी पुनः संगठित किया गया।
बर्नी लिखता है कि पुलिस की उचित व्यवस्था से शांति और व्यवस्था कायम हो गई और राज के मार्ग सुरक्षित हो गए। लुटेरों ने आतंकित होकर लूटमार का धंधा छोड़ दिया और कृषि कर्म को अपना लिया। हिंदुओं के प्रति सुल्तान गयासुद्दीन की नीति को न तो प्रशंसनीय कहा जा सकता है और न अलाउद्दीन की भांति अत्यधिक कठोर। उसने अपने अधिकारियों को यह आदेश दिया कि लगान तथा अन्य कर वसूल करते समय हिंदुओं के साथ ऐसा व्यवहार किया जाए कि वे लोग धन की अधिकता से अंधे होकर विद्रोही तथा षड्यंत्रकारी न बन जाए और साथ ही ऐसा भी न हो कि निर्धनता के कारण वे कृषि को त्याग दें। इस प्रकार गयासुद्दीन ने हिंदुओं से लगान वसूली का मध्यम मार्ग अपनाया, जो एक विवेकपूर्ण कदम था। गयासुद्दीन एक उदार शासक था और उसने अपाहिजों, असहायों तथा अति निर्धन लोगों के लिए एक दानशाला स्थापित की। उसने उलेमाओं, साहित्यकारों और विद्वानों को भी उदारतापूर्वक आश्रय दिया। सुप्रसिद्ध कवि एवं इतिहासकार अमीर खुसरो के लिए सुल्तान ने 1000 टंका वार्षिक पेंशन का आदेश दिया था। गयासुद्दीन ने सेना में व्याप्त अनुशासनहीनता को दूर करने की तरफ विशेष ध्यान दिया। खुसरो ने सेना का समर्थन प्राप्त करने के लिए पानी की तरह धन बहाया था। सुल्तान ने आदेश दिया कि 1 वर्ष के वेतन के बराबर धन तो सैनिकों के पास से किश्तों के रूप में वसूल किया जाए। सुल्तान समय समय पर स्वयं सेना का निरीक्षण करता था और प्राय अपने सामने वेतन वितरित करवाता था। अलाउद्दीन के अधिकांश सैनिक नियमों को पुनः लागू किया गया और भीरू तथा विद्रोही सैनिकों की छुट्टी कर दी गई। सुल्तान अपने निजी जीवन में ईश्वर से डरने वाला एक कट्टर सुन्नी मुसलमान था। वह इस्लाम के नियमों का बड़ा ही सावधानी के साथ पालन करता था और चाहता था कि जनता भी धर्मानुसार आचरण करे। इसके लिए उसने मोहतासिब नियुक्त किए, जिनका काम जनता की चारित्रिक उन्नति की तरफ ध्यान देना था। गयासुद्दीन ने मद्यपान, व्यभिचार, संगीत एवं नृत्य को धर्म विरुद्ध मानकर इनके प्रति कभी आसक्ति नहीं दिखाई। संगीत के प्रश्न को लेकर तो उसका शेख औलिया के साथ काफ़ी विवाद उत्पन्न हो गया था। इस्लाम में आस्था रखते हुए भी गयासुद्दीन ने हिंदुओं के प्रति कठोर नीति नहीं अपनाई और न अनावश्यक रूप से उनका रक्त ही बहाया। ये थी गयासुद्दीन तुगलक की गृह नीति। अब बच्चों, हम गयासुद्दीन तुगलक की विदेशी नीति करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।